तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स ग्रेविटी चैनल पे। तो इस वीडियो में हम मोशन इन वन डायमेंशन का प्रॉपरली रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो फटाफट हम रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है स्केलर एंड वेक्टर। देखो, स्केलर से मतलब हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो। स्केलर का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। जहां पे मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर तुमसे मैं कहूँ कि टेम्परेचर 50 डिग्री इन नॉर्थ, तो इसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, अर्थ, एनर्जी एंड लेंथ, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? स्केलर के। अब फॉर एग्जाम्पल वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक ब्लॉक पे जैसे तुमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो फोर्स तुमने कहाँ लगाया? 5 न्यूटन के ब्लॉक पे लगाया, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, और फोर्स में मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है 5 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। तो ये था हमारा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। अब देखो रेस्ट समझते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक अगर टाइम के साथ साथ टाइम निकलता जा रहा है, पास होता जा रहा है, लेकिन ब्लॉक अभी भी वहीं के वहीं है, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि ब्लॉक कैसा है? यहाँ पे रेस्ट पे है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो कैसा है? रेस्ट पे है ना। तो हमें देखना पड़ता है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हारा जो बाजू वाला जो तुम्हारे पर्सन बैठा हुआ है वो तुमको कैसा नजर आएगा? रेस्ट पे। लेकिन वही व्यक्ति जो बाहर से अगर उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करेगा तो उसको कैसा नजर आएगा? मोशन में नजर आएगा। तो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग पे, है ना। तो एक बार हम डेफिनेशन ये भी पढ़ लेते हैं। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its immediate surrounding, while a body is said to be motion if its if it is change its position with respect to immediate surrounding, है ना। तो अगर टाइम के साथ साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा अच्छा है कि टाइम के साथ साथ अगर उसका सराउंडिंग चेंज हो रहा है तो मैं उसको मोशन में बोलूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसको रेस्ट में बोलूंगा, है ना। तो ये समझ में आया होगा। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है बेटा? वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे है ना, या मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर ये मूव कर रहा है वन डायमेंशनल बोल सकता हूँ, तो ये कैसा मोशन है? यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है, मूव अलोंगिंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है, और इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है ना। जो ट्रेन का मोशन है उसको ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक क्या बोला जाता है बेटा? उसको वन डायमेंशनल बोला जाता है। और स्टोन अगर हम जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर दें तो ये भी कैसा है? हमारा वन डायमेंशनल मोशन है। अगर एक स्टोन को मैंने एच हाइट से इसको ड्रॉप किया है तो ये मेरा कैसा मोशन बन जाएगा बेटा? वन डायमेंशनल मोशन बन जाएगा, है ना। तो ये वन डायमेंशनल मोशन का था हमारे पास पढ़ना था। अब देखो अगला जो हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो बेटा इसके लिए मैं पहले तुमको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास यहाँ पे एक पर्सन ए है, ए को सी जाना है। अब ए को सी जाता है, वो पहले ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। तो उसकी अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, है ना, किसकी? डिस्टेंस की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल, तो अगर मैं इस केस में अगर इसकी डिस्टेंस लिखना चाहूंगा तो टोटल डिस्टेंस बेटा कैसे कैसे लिखेंगे? 4+3। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 7 है ना। अगर ए अगर पर्सन ए से सी गया है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एक्चुअली में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर कैसे करी है? ए से बी और फिर बी से सी गया है ना। ए से बी फिर बी से सी गया है। अगर सेकंड केस में लेता हूं, अगर ये पर्सन ए से डायरेक्ट सी जाता है, अगर ए से डायरेक्ट सी जाता है तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? फिर इस केस में डिस्टेंस 5 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी हो जाएगी? 5 हो गई, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस जो है वो छोटा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, है ना। जीरो भी आ सकता है। और हमेशा याद रखो कि अगर ये व्यक्ति यहाँ से मूव करके वापस से इधर ही पे आ गया,
है ना। अगर ये ए से सी जाता है और सी से बी जाता है और बी से फिर ए आ जाता है, तो अगर कोई इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। बात समझ में आ गई ना। अगर ए से सी गया और सी से बी गया और बी से ए आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, चाहे वो ए से सी जाए और सी से ए आ जाए, तो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, है ना। एक और एग्जांपल से देखो, अगर बेटा तुम मान लो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, और ये मान लो यहां से स्टार्ट हुआ और वापस फाइनल पॉइंट यहीं पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में, 2πr। 2πr क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस होता है ना। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो देखो अब कुछ भी नहीं है, अब डिस्प्लेसमेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी इन दोनों के बीच के डिफरेंस में। देखो डिस्टेंस कैसी, डिस्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पाथ ट्रांसफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन टाइम। और ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। फिर इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। और जो हमारा क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल। ये हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकती है ना। हमेशा याद रखो कि जो डिस्टेंस है, इट कैन मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ये या तो इक्वल होगी या ज्यादा होगी, कभी भी कम नहीं होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकती डिस्टेंस से। बात समझ में आई ना। तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये एग्जांपल हमारा ऑलरेडी हो गया, स्पीड और वेलोसिटी। बेटा देखो स्पीड हमें सबको ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड शुड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम आ रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी शुड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब देखो इसकी यूनिट अगर लिखूं तो मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड। ये कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना। और स्पीड जो है ना, द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन हैज नो कंसीडरेशन। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, किस डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी हमें दिखाती है कि किस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ईच राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूं, अगर वहीं पे वापस आने के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो वो जीरो होती है। लेकिन इस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, है ना। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, इस वजह से हमें वो जीरो मिल जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक जैसी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कार लेके अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, कार चला रहा है, और वो फॉर एग्जांपल सिटी ए से बी जाता है, तो जब ए से बी जाता है तो वहां पे जो उसने उसकी स्पीड है उसको क्या किया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी थ्रू आउट दी जर्नी, है ना। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉक ए है, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर ब्लॉक ए है यहाँ से यहाँ पे जाता है, अगर लेट सपोज कि ये टी इक्वल टू जीरो पे था और यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे, मैंने अगर तुमसे पूछी कि इस टी इक्वल टू टी पे इसकी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड बताओ कितनी है, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। और इसको हम जो हमारी गाड़ियों में लगा रहता है जिससे हम स्पीड देखते हैं, उसको क्या किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर। अब देखो बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि किसी इंस्टेंट में बताओ। फॉर एग्जांपल सिटी ए से मुझे इंदौर से पुणे जाना है, अब मैंने तुमसे पूछा कि जब तुम इंदौर से पुणे जा रहे थे तो बीच में पर्टिकुलर, अब कोई तो इंस्टेंट आया होगा कि तुम्हारी स्पीड तो चेंज हो ही रही होगी ना कंटिन्यू, एक जैसी तो तुम मेंटेन करके रखे नहीं होगे कि 40 मतलब 40, 40 से 50 नहीं होने दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रेक भी लगाओगे तो उसको हम कैसे बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। और अगर यूनिफॉर्म अगर जैसे 40 पे गए तो 40 पे ही तुम पुणे पहुंचे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जब हम जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है ना। और ये किससे मेजर की जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर से मेजर की जाती है ना। ठीक है ना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी हमने पढ़ी मीटर पर
देखो इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड होता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि एक्सेलरेशन जो मेरा होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसका एक और फॉर्मूला लिखा जाता है, एक्सेलरेशन शुड इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाई टी। u और v क्या है, देखो u यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्पीड है, और v क्या है यहाँ पे, फाइनल स्पीड है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना। अब सेम चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक जैसा, है ना, एक जैसा। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कि जब बारिश होती है, बारिश में जो रेनफॉल होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है ना। कितनी वैल्यू होती है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सेम, अगर यहाँ से हम कार ड्राइव करके जाते हैं सिटी में, और सिटी में अगर हम कार लेके जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। हम गाड़ी की स्पीड को ज्यादा भी करेंगे, कम भी करेंगे, है ना, तो वो कैसा होगा मेरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो कुछ हमें ग्राफ्स डिस्कस करने हैं आप सभी से। तो देखो भाई, अगर मैं ग्राफ्स की बात करता हूं, है ना, तो सबसे पहले मैं इसके पहले मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में एक आइडिया दे देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे लिए बेटा एक ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या मैं बोलूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ले लो, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी कैसी है यहाँ पे, स्टेशनरी है, रुकी हुई है ना, फॉर स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुकी हुई है। तो टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन बॉडी की डिस्टेंस चेंज होगी नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। सेकंड अगर मैं देखता हूं, फॉर मूविंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरह से बनता है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। और अगर मैं बोलूं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है ना। तो ये कुछ ग्राफ्स है जो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। देखो यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसका स्लोप कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। और इसका स्लोप तो क्या है, जीरो है। और इसका स्लोप देखो हर टाइम पे क्या हो रहा है, हर एंगल पे चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं अक्सर एग्जाम में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमने ग्राफ्स देखे, अब थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में द स्लोप ऑफ वाईटी कर्व गिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कर्व क्या देता है, एक्सेलरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का तुम्हें दे रखा है, तो इसका अगर स्लोप फाइंड करोगे, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा को फाइंड करोगे तो वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना। और फिर इसके बाद अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेलोसिटी हेंस एरिया एंड इनक्लोज। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे लिए एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये ग्राफ दे रखा है, तो इसके अंदर का जो एरिया अंडर द कर्व है, इसको फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, बेटा वेलोसिटी देता है ना। द चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी फाउंड बाय दिस ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड अंडर द कर्व, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखो लास्ट में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बचती है, जो कि हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। और हम अक्सर देखोगे आप इनको हम कहाँ पे लगाते हैं, जब बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है, या मतलब बॉडी एक्सेलरेट करते हैं, यूनिफॉर्मली मोशन जब होता है बॉडी के अंदर, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनको एक एक दो दो मार्क्स में भी पूछा जाता है। v और u at में बता देता हूँ। जो यहाँ पे v है, ये मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u मेरा इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s मेरा क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये सारी चीजें थी हमने पढ़ी, जो कि इस वीडियो में हमने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास किया, ताकि ये रिवीजन था, ताकि आपको ये काफी हेल्पफुल रहे वीडियो। तो आई होप ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।